हेलो एवरीवन एंड आज जैसा कि आप सबको अभी विजिबल हो रहा होगा कि आज का नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग का वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिगार्डलेस ऑफ एग्ज़ाम। आप कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी या फिर बैंक, ठीक है, या फिर रेलवे या फिर एनी अदर एग्ज़ाम जो भी आपका स्टेट लेवल का होता है, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो इनइक्वालिटी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है। ठीक है, और जबकि इनइक्वालिटी आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक के जो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं प्लेलिस्ट, उसमें क्या क्या कवर कर चुके हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया था उसमें स्टार्टिंग जो हमने की थी वो की थी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए थे किस पे, उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए थे कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग गए डायरेक्शन डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सा टॉपिक ख़त्म किया अभी रिसेंटली, ब्लड रिलेशन। तो आज ये हमारा 5वां टॉपिक है रीजनिंग का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनइक्वालिटी। ठीक है, और इनइक्वालिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिसे इनइक्वालिटी समझ में आ गई वो सिलॉग समझ जाएगा। ठीक है, और सिलॉक्स तो बैंक वालों के लिए और एसएससी वालों के लिए तो समझ लो कि बिल्कुल मतलब ऐसा है कि जिससे सिलॉक्स आ गया उसके 4-5 तो मार्क्स फिक्स है ही। ठीक है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी भी 3-4 मार्क्स कैरी करती है, लेकिन हमको ट्राई यही करना है कि कम से कम टाइम में एक्यूरेट अटैम्प्ट हम लोग कर सकें। ठीक है, तो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन इनइक्वालिटी का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा इससे पहले जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करो यार, कोई भी लाइक कमेंट नहीं करता है इतना। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस पे लाइक कमेंट ज़रूर करो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करो, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वक्त जितना ये चैनल ग्रो करेगा उतना आप लोगों को और बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? ठीक है, इनइक्वालिटी एक टर्म है। इनइक्वालिटी को क्यों यूज़ करते हैं? इनइक्वालिटी इज़ यूज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपैरिजन करने के लिए कि आखिर दो क्वांटिटीज़ या दो वेरिएबल जो आपको दिए गए वो आपस में इक्वल है या ग्रेटर देन है, या एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से लेस देन है। ठीक है, अब उसको कैसे करोगे? उसको कंपैरिजन करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करोगे। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सिंबल्स डिफाइन किए गए हैं उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ बताते चलता हूँ, आप लोग समझते चलना। ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, ग्रेटर देन यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला सिंबल होता है लेस देन का, ए लेस देन बी। ठीक है, ए इज़ लेस देन बी। और ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है इक्वल का, ए इक्वल्स टू बी, मतलब दो क्वांटिटीज़ आपस में बराबर हैं। ए ग्रेटर देन बी, 3 क्या होता है? 2 से बड़ा। ठीक है, और 2 क्या होता है? 3 से छोटा। ठीक है, और 3 क्या होता है? 3 के बराबर। यही तो हुआ। तो बस इसी तरीके से हमारी इनइक्वालिटी को समझ लो कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। अब चलो इसके बारे में एक और पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू होते हैं ये इनइक्वालिटी सिंबल्स डेफिनेट सिंबल होते हैं। डेफिनेट सिंबल मतलब क्या कि ये चीज़ अगर है तो वो होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं एसोसिएटेड होगी। अगर ग्रेटर देन है, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ 3 2 से बड़ा है। ठीक है, अगर 3 2 से बड़ा है तो वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, और 2 3 से छोटा है तो हमेशा क्या रहेगा? 2 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, 2 विल ऑलवेज बी लेस देन 3, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो 2 है वो 3 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा मतलब रहती है। ठीक है, और शायद इससे पहले मैंने लेस देन वाले सिंबल में कुछ उल्टा कर दिया होगा, उसको देख लेना। ठीक है, आई होप कि सबको अब तक समझ में आ रहा होगा। और डेफिनेट सिंबल्स के अलावा इनको कहते हैं प्राइमरी सिंबल्स। प्राइमरी सिंबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंबल्स जो होते हैं इन्हीं से बाकी सिंबल्स डेरिवेट होते हैं। ठीक है, जब भी आप ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा देते हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, जब भी आप लेस देन के साथ इक्वल टू लगा देते हो तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेट भी करते हैं सिंबल हम, किससे? इससे, जो हमारी इनइक्वालिटी के प्राइमरी सिंबल्स या डेफिनेट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि अब तक का ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और
जैसे कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ वाले सिंबल, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ बना रखा है लेस देन और इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है कि या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, ठीक है। और नीचे वाले का क्या मतलब है, या तो छोटा है या फिर इक्वल है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए या तो ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है, और ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए या तो उससे छोटा है या उसके बराबर है। अब इनको कहते हैं पॉसिबल सिंबल्स, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी लेके आते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉसिबल सिंबल्स, ठीक है। और सिंबल्स का इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सिंबल्स का, ये कि जैसे आप देखो कि लेस देन इक्वल टू पे हमने नॉट का साइन लगा दिया, ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए विल बी ग्रेटर देन बी। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ, इसको देखो, ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ना तो बी से छोटा है ना ही बराबर है, तो फिर क्या होगा, बड़ा ही तो होगा, तो बस वही चीज़ लिखिए यहाँ। इसी तरीके से ए इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ना तो बी से बड़ा है ना ही बराबर है, तो फिर क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी का मतलब क्या होगा कि ए जो है वो बी से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको सही कर लेना। इसका अगर ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या है कि ए या तो बी से, ए अगर स्मॉल नहीं है बी से तो क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है। इसी तरीके से अगर ए जो है वो बी से क्या है, बी से बड़ा नहीं है, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो वो क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल्स का, जो कि हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। आई होप कि अब तक सबको समझ में आया होगा। ए इज़ नॉट लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हुआ, ए इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप सबको समझ में आ गई हों तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अब कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मेन ये 3 तरह के होते हैं। एक होती है सिंपल इनइक्वालिटी, जिसमें आपको ए ग्रेटर देन बी इस तरह से करके कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, फिर कंक्लूजन दे देंगे, अब आपको डिराइव करना रहेगा, ठीक है। दूसरी होती है कंडीशनल इनइक्वालिटी, जिसको बहुत से लोग रिवर्स इनइक्वालिटी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कंक्लूजन पहले दे दिया गया रहता है, ठीक है। रिवर्स इनइक्वालिटी में इसमें आपको कंक्लूजन पहले दे देते हैं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंबल्स जो है उस स्टेटमेंट में पुट करने रहते हैं और बताना रहता है सही है या गलत, ठीक है। और जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है, जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है उसमें आपको कुछ कोडिंग कर दी जाती है सिंबल्स के साथ, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा। उससे आप लोग सेकंडों में क्वेश्चन बनाने लगोगे और वो मेंस में आता है, ठीक है। तो मैं आपको मेंस लेवल की भी एक टेक्निक सिखा के जाऊँगा, ठीक है। अब कभी भी अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी के, तो उसको कैसे अप्रोच करें, हमेशा आप ढूंढो कि डेफिनेट या पॉसिबल सिंबल्स कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलवेज लुक आउट फॉर डेफिनेट और पॉसिबल सिंबल्स। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेट या पॉसिबल सिंबल्स को देखिए कि वो किस तरीके से अरेंजमेंट है। अगर केवल पॉसिबल सिंबल्स हैं तो कंक्लूजन में हमेशा पॉसिबल सिंबल आएगा। इसका कहने मतलब क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है और ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, तो कंक्लूजन मान लो दे दिया कि सी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और दूसरा दे दिया डी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इसमें से ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सिंबल है। ये तो आप देखते ही कह दो कि ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब पॉसिबल सिंबल्स आ गए तो फिर कभी भी डेफिनेट सिंबल्स में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है मेरा। तो इस तरीके से आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सा कंक्लूजन तो डेफिनेटली गलत है, बाकी तो जो है उसको तो अब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर इसी तरीके से मान लो डेफिनेट सिंबल दिए हुए हों, ठीक है, अगर केवल डेफिनेट सिंबल्स में बात हो रही है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है, और वहाँ पे कह दिया जाए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, नहीं सपोज करो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो ये तो देखते ही गलत कह दोगे। क्यों, क्योंकि जब डेफिनेट है तो हमेशा डेफिनेट कंक्लूजन होगा, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग जो है इस पे आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखा जाए।
अब देखो, अब इसमें मैंने सबसे पहला टाइप जो था सिंपल इनइक्वालिटी का वो लिया है। सिंपल इनइक्वालिटी में क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर देन R। अब यहाँ पे क्या करो, पहले ही लिख लो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, फिर R से देखो क्या रिलेट हो रहा है, R इज़ लेस देन और इक्वल टू S बट ग्रेटर देन T। फिर देखो T से क्या रिलेट हो रहा है, T इज़ इक्वल टू U एंड ग्रेटर देन V। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बना। यहाँ पे कॉमा दे रखा था लेकिन उसको हमने जोड़ के पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बना लिया। अब पूछ रहा है कि R इक्वल टू वी, देखो R इक्वल टू वी है, कहीं भी पता चल रहा है नहीं, तो ये तो देखते ही हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, ये सरासर गलत है, ठीक है। और दूसरा है P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S, देखो P है S है, लेकिन इसके बीच का स्टेटमेंट देखो क्या है, अपोजिट हो गए, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन्स हमारे क्या हो गए, ये दोनों ही कंक्लूजन्स हमारे फॉल्स हो गए, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है P इज इक्वल्स टू R, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। फिर Q को जोड़ो, Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U इज़ ग्रेटर देन S। फिर S को जोड़ो, S इज़ ग्रेटर देन T बट लेस देन Z, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बन गया। अब नीचे देखो, अब नीचे चलो तो देखो सबसे पहले देखने को मिल रहा है P इज़ ग्रेटर देन U, ठीक है, और दूसरा देखने को मिल रहा है R इज़ इक्वल टू U। अब कई लोग इसको देखते कहेंगे कि P इज़ ग्रेटर देन U दिया है, ठीक है, तो ये तो देखते ही गलत कर दिया, R इक्वल टू U दिया है तो ये भी देखते ही गलत कर दिया, ठीक है। कि नहीं, ये बेवकूफ़ी कभी ज़िंदगी में मत करना, क्योंकि यहाँ पे P इक्वल टू क्या दे रखा है, R, तो P की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, R, या R की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, P। जो समझ में आए रिप्लेस कर लो, मैं R को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो P की जगह पे मैं इसको हटा के मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, P, ठीक है। तो P इज़ ग्रेटर देन U पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है P इक्वल टू U। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा P ग्रेटर देन इक्वल टू U, पर जो हमको दो कंक्लूजन मिले वो किस पार्ट में टूटे हुए मिले, इन दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो केस है वो आइदर और का केस है, ठीक है। तो आइदर और के केस पे चलो थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। आइदर और का केस क्या होता है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें तुम लोग को, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है। जो हमारा आइदर और का केस होता है वो तभी होता है जबकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेम हो डिफरेंट कंक्लूजन्स में, ठीक है, दोनों ही सेम हो डिफरेंट कंक्लूजन में, सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दूसरा क्या है, रिलेशन मस्ट नॉट बी क्लियर बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का रिलेशन नहीं क्लियर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको हमेशा याद रखना। और इन केस ऑफ ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, इफ बोथ द कंक्लूजन्स आर इंडिपेंडेंट और कंट्राडिक्टरी इन नेचर देन ऑल्सो आइदर और कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये थर्ड केस का तो हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा था अभी, जो पिछला क्वेश्चन था उस पर चलो देखते हैं क्या है। इस पर देखो P को मैंने क्या कहा था, ग्रेटर देन U, और R इक्वल टू P था तो वो P इक्वल टू U हो गया दूसरा कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, उनकी पोजीशन सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन क्या है, इंडिविजुअली फॉल्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा केस बन गया वो डायरेक्टली हम लोग देखते कह देंगे आइदर और, ठीक है। तो ये हमारा केस ट्रू हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है A इज़ ग्रेटर देन H इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U इज़ इक्वल टू D। तो इसको लिख लेते हैं एक जगह, वरना इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। A इज़ ग्रेटर देन H इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U इक्वल्स टू D इज़ लेस देन और इक्वल टू Y इज़ ग्रेटर देन F, ठीक है। अब देखो अब क्या है, A ग्रेटर देन D दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पे इन सबको हटाओ, इन सबको क्या करो, हटा दो, अभी के लिए हटा दो। तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, दो सिंबल देखने को मिल रहे हैं, एक डेफिनेट सिंबल आ गया, तो यानी कि हमारा क्या कंक्लूजन हो जाएगा डेफिनेट में। तो A ग्रेटर देन टू D क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है H इज़ ग्रेटर देन F, ठीक है। अब इसको फिर से हटा दो, H इज़ ग्रेटर देन F को करना है तो फिर से ये सारे लिटरल्स हटा दो। तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, ये इनकी और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये देखते ही ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। और चूंकि A और H का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स,
ठीक है, और ये तो ट्रू है ही, तो हमारा क्या हो गया, पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया इस केस में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि W इज़ ग्रेटर देन आई, W इज़ ग्रेटर देन Y इक्वल्स टू I, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू U, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू S, इज़ ग्रेटर देन R। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, Y इज़ ग्रेटर देन S और Y इज़ इक्वल टू S। अब क्या है, अब फिर से वहीं हटाओ। ठीक है, तो इसको हटा लो, इसको हटा लो। हालांकि मैं हटा रहा हूँ लेकिन एग्ज़ाम में तुमको इस विजुअलाइज करना है कि है ही नहीं, सिर्फ सिंबल्स देखने हैं तुमको। जो मैंने तुमको कंडीशन बताई थी सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी की, कि सिर्फ जो क्या ढूंढोगे, डेफिनेटली या पॉसिबल वाले जो भी सिंबल्स होंगे उनको ढूंढोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू s, लेकिन यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू s दिया नहीं है, या तो y ग्रेटर देन s दिया या y इक्वल टू s दिया, इसीलिए ये भी क्या है, आइदर और का केस है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, बोथ कंडीशंस इंडिविजुअली फॉल्स एंड बोथ कंडीशंस आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइदर और का केस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आइदर और का केस हो गया। चलो अब हमारे 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, R इज़ ग्रेटर देन M, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन P, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू K, इज़ इक्वल्स टू O, इज़ लेस देन और इक्वल टू U। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, M इज़ इक्वल्स टू O, U इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू K। ठीक है, अब M और U में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, भले O और K इक्वल है। ठीक है, तो अभी क्या करो कि अभी इस सारे को हटा दो, पहले कंक्लूजन के लिए इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, तो क्या बना, ये डेफिनेट सिंबल आ गया, तो M इज़ ग्रेटर देन O होना चाहिए था, पर दिया क्या, M इक्वल टू O, गलत। ठीक है, दूसरे में देखो, दूसरे में क्या दिया हुआ था, दूसरे में हमारा जो दिया हुआ है U ग्रेटर देन और इक्वल टू K, अब हमको U चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इसको हटा दो। ठीक है, तो U ग्रेटर देन और इक्वल टू K है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, कंक्लूजन ट्रू हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए कि नहीं बना लिए, कितने कम टाइम में बना लिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है तुमको, सीधा उसके बीच के लिटरल्स देखने हैं और देखना है कि कौन सा सिंबल कैसे प्लेस हुआ है, और क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, आइदर और वाला केस मैंने तुम लोग पढ़ा ही दिया है। अब आ जाते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी पे। कंडीशनल इनइक्वालिटी क्या होती है, कंडीशनल इनइक्वालिटी जो होती है उसमें हमको एक कंक्लूज़न या मतलब हम लोग 2 कंक्लूज़न या 3 कंक्लूज़न दे दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमसे सिंबल्स पूछे जाते हैं कि क्या पुट करें कि ये दोनों डेफिनेटली ट्रू हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द गिवन कंक्लूजन्स आर डेफिनेटली ट्रू देन विच सिंबल शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेटमेंट, कि अगर हम ये मान ले कि ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, तो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या सिंबल आना चाहिए कि ये दोनों डेफिनेटली ट्रू रहें। ठीक है, इस चीज़ को हमको चेक करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू R, इज़ इक्वल्स टू S, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U, इज़ ग्रेटर देन V। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, पहला P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U, ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। उसके लिए देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या पुट करें कि ये मतलब ट्रू रहे हमेशा। ये अगर हमेशा ट्रू है, ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए या यहाँ पे इक्वल टू आ जाए। ठीक है, तो पहले केस के पहले कंक्लूजन के लिए क्या बना, 2 पॉसिबिलिटी बनी, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए या इक्वल टू आ जाए। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तीसरा केस, देखो तीसरा केस हमसे क्या कह रहा है, R इज़ इक्वल टू S, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, अगर तो R इज़ इक्वल टू S है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, फिर T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू V है।
अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक डेफिनेट साइन आ चुका है, तो टी जैसे ही वी से बड़ा हुआ तो यहाँ, अब देखो जैसे ही यहाँ पे टी वी से बड़ा हुआ तो या तो ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, या फिर इक्वल टू का साइन आ जाए। इन तीनों में से कोई भी साइन आ जाए तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब चूंकि ऑप्शन में ग्रेटर देन नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शन मिल गए कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू, इसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वल टू। अब देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो आइदर 1 और 3 हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है कि या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो, इन दोनों में से कोई भी हो, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन h हो और f लेस देन और इक्वल टू c हो तो इस स्टेटमेंट में क्या पुट किया जाए कि ये जो है डेफिनेटली ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये बना लो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, फिर क्वेश्चन मार्क c। ठीक है, फिर c को देखो क्या रिलेशन है, c इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू d, फिर क्वेश्चन मार्क e। अब e का रिलेशन देखो क्या बनना है, e जो है वो किससे ग्रेटर देन है, e इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क f, बट e इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू h। इसको मैं एक सेपरेट जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि g से h का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं g और h को आपस में कंक्लूड नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो e इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g और फिर g और f का रिलेशन क्लियर नहीं था। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा बात हो गया, अब हमको इतना ढूंढना है, तो अभी इस पे हम लोग ढूंढते हैं या फिर रुक जाओ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको ठहराओ। सबसे पहले दूसरा देखते हैं। अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा क्या है, f इज़ लेस देन और इक्वल टू c, f इज़ लेस देन और इक्वल टू c। ठीक है, तो f यहाँ है, c यहाँ है, c ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे दो जगह पे पुट करना है कुछ ऐसा कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे भी यही कंडीशन बनेगी कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने ऑप्शन है जहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रखा है। एक तो ये है, ठीक है, ये भी है, ठीक है, और ये तो सरासर गलत हो गया क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये भी सरासर गलत, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। अब हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन बचा। अब पहले और दूसरे ऑप्शन में देखो इन दोनों में कितना फ़र्क है, यहाँ पे ग्रेटर देन है डेफिनेट सिंबल, यहाँ पे क्या है पॉसिबल सिंबल। लेकिन जो हमारा पहला कंक्लूज़न है वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन, और यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन या डेफिनेट सिंबल नहीं है, तो उसके लिए पहले पे हमको क्या चाहिए होगा, डेफिनेट सिंबल। इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बाकी जो चार ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल सिंबल है, हमको क्या चाहिए डेफिनेट, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है गलत है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बना, और आई होप कि अभी तक जितना मैंने बताया वो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो जाके लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो यार। तुम लोग पता नहीं क्यों लाइक और कमेंट नहीं करते हो, एक ही दो लोग कमेंट करते हैं बस, अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। अब चलो अब हम लोग तीसरे टाइप पे जाते हैं। तीसरा टाइप क्या है, कोडेड फॉर्म है इनइक्वालिटी का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको कोडिंग को डिकोड करना है। यहाँ पे दिया है P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q डायरेक्ट दे रखा है भैया, तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया। फिर क्या है P एट द रेट Q, P इज़ लेस देन और इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू Q, यही तो हो गया। फिर क्या दिया है P कॉपी राइट Q मीन्स P इज़ इक्वल टू Q, यही तो हो गया। फिर क्या है P इज़ ग्रेटर देन Q, ये हो गया, तो P लेस देन Q होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ।
एक आप एक बॉक्स बना लो, इसको कहते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोग मैजिक बॉक्स कहते हैं, कुछ लोग शॉर्ट बॉक्स कहते हैं, कुछ लोग ट्रिक बॉक्स कहते हैं। मैं सपोज़ करो मैं अभी मैजिक बॉक्स ही कह देता हूँ इसको, इसको कोई नाम रख लो, तुम्हारी सहूलियत है यार। एक यहाँ पे ग्रेटर देन को मान लो, यहाँ पे लेस देन को मान लो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो सिंबल है उसके नीचे उसी का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू बीच में रहेगा और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये मेरा ट्रिक बॉक्स है कि मैंने इसमें सिंबल्स को इस तरीके से प्लेस किया है। उसको जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यूज़ हुआ है डॉलर, डॉलर यहाँ पुट कर दो। लेस देन और इक्वल टू के लिए क्या हुआ है, एट द रेट, उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फिर इक्वल टू के लिए क्या पुट करोगे, कॉपीराइट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार के लिए क्या पुट करोगे, ग्रेटर देन की जगह पे स्टार आ जाएगा, लेस देन की जगह पे हैश आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको बस ये पोजीशन हमेशा याद रखनी है इस तरीके से, और इस तरीके से सिंबल पुट कर देना। तुम अपने आप क्वेश्चन में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी और समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक बार देख लिया, मेरे को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, ए डॉलर बी। तो डॉलर के लिए क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। फिर स्टार था, स्टार के लिए क्या था, बी स्टार सी मतलब ग्रेटर देन सी। फिर सी कॉपीराइट डी मतलब क्या था, कॉपीराइट मतलब इक्वल टू था, सी इक्वल टू डी, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि मैंने सही बनाया नहीं बनाया, नहीं तो कहोगे सर गलत बना दिए। डॉलर बी का डॉलर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया है, ठीक है, बिल्कुल बनाया है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर स्टार का क्या है, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी बनाया है, ठीक है, ग्रेटर देन सी स्टार के लिए बिल्कुल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बार बार पलटना पड़ रहा है, इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सी कॉपीराइट डी, कॉपीराइट डी के लिए क्या बनाया मैंने, कॉपीराइट के लिए बनाया है ए इक्वल टू, ठीक है, कॉपीराइट इक्वल टू है, बिल्कुल इक्वल टू है, बन गया। अब क्या कह रहा है, ए स्टार डी, स्टार डी का मतलब क्या था, ए इज़ ग्रेटर देन डी, डेफिनेटली ए इज़ ग्रेटर देन डी, ट्रू हो गया। बी डॉलर डी का मतलब क्या हुआ, बी डॉलर डी का मतलब हुआ बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, बिल्कुल नहीं, ये ग्रेटर देन ही है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखो कितनी आसानी से बन गया, वो मैच ट्रिक बॉक्स बनाया या मैजिक बॉक्स जो भी कह लो, वो बनाया, तुरंत क्वेश्चन बन गया। अब देखो अब क्या है, आई एट द रेट। अब एट द रेट के लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि एट द रेट का मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी पोजीशन पर रखा था मैंने। एट द रेट है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तो आई इज़ लेस देन और इक्वल टू जे, ठीक है। कॉपीराइट क्या था, कॉपीराइट था इक्वल टू जे इक्वल्स टू के। फिर उसके बाद के को देखो, के कॉपीराइट एल, के इज इक्वल्स टू एल। फिर एम हैश एल का मतलब क्या था, एम हैश एल देखते हैं क्या था, मतलब हैश का मतलब मेरे ख्याल से शायद लेस देन था, एम इज़ लेस देन एल, ठीक है, तो यानी कि लेस देन एल है तो एल क्या हो गया, एम से बड़ा हो गया। फिर एन स्टार एम, एन स्टार एम का मतलब क्या था कि एन इज़ ग्रेटर देन एम, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन बना के ख़त्म। अब देखते हैं आई स्टार एन, आई स्टार एन का मतलब क्या हुआ, आई ग्रेटर देन एन। आई एट द रेट एन का मतलब क्या हुआ, आई एट द रेट एन का मतलब हुआ हमारा लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ब्लॉकिंग असाइनमेंट देखना पड़ेगा है कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बहुत कंडीशंस इंडिविजुअली फॉल्स लगी रही हैं। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे अलग साइन आ गया। ये क्या होता है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइंस आ गए तो ये आपस में क्या है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग असाइनमेंट होने के चलते हमारा ये कंडीशंस क्या हो गई, आइदर और, आइदर आई इज़ ग्रेटर देन ऑन और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हमारा केस था आइदर और का, बस क्वेश्चन ख़त्म। इस तरीके से हमको बनाना है, बस मैजिक बॉक्स बनाओ और क्वेश्चन को बनाते जाओ, मज़ा आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैजिक बॉक्स अपने आप बनाने लगोगे, तो सिंबल्स याद होते जाते हैं यार, प्रैक्टिस की बात है। सिंबल एक जगह पेज पे लिख लो ना, वो याद हो जाएंगे एग्जाम में कि यार इसका मतलब यही था, फिर फट से बनाओगे पेपर पे, फिर उसको तुरंत तुरंत इक्वेट करोगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग जो है ये 3 टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप सबको अभी तक जितना मैंने बताया है वो सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए कुछ,
ठीक है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ लेकिन कोई नहीं आता है, फिर भी मैं बताता हूँ, एक दो लोग मेरे को आंसर देते हैं, मैं उनका सॉल्व भी करता हूँ, ये मैं फिर भी बताऊँगा भाई, मेरी ड्यूटी है। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है। इस पर अल्फ़ा बैंकर पे आओ, यहाँ पे मैं 6 से 7 में अवेलेबल रहता हूँ, डाउट्स लेता हूँ जो भी है। इसके अलावा मुझे डीएम भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा प्रेफरेबली यहीं पे करो, उससे सबका डाउट क्लियर होगा। उसके अलावा मैं पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मेरे पास रहती हैं, जहाँ से भी मुझे मिलती हैं, वो इस ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ। इस ग्रुप का नाम है अल्फ़ा बैंकर अंडरस्कोर रीजनिंग, दोनों ही टेलीग्राम पे हैं। ये मत पूछने लगना कि कौन सा चैनल है, टेलीग्राम ही लिखा है, टेलीग्राम ही होगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन बन जाए मेरे से डिस्कस करो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और कमेंट ज़रूर किया करो यार, कमेंट ही नहीं करता कोई, पूरा डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। खैर मेरा काम है कहना, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ मजाक ही कर रहे हैं, ज़्यादा सीरियस मत होना। इसको लाइक करो और शेयर करो, अच्छा लगे तो, क्योंकि अच्छा लगेगा ही। और कमेंट ज़रूर करो कि कैसा लगा वीडियो। और हाँ, इस चैनल को बढ़ाना भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों सबको लाओ, और इस चैनल को करो सब्सक्राइब, इसके सब्सक्राइबर बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सिलोगिज्म। कई लोगों का ये डाउट है कि सर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो दोस्तों मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो करा रहा हूँ, एक एक दो दो, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए तो ग्रुप पे आई तुम लोग सकते हो टेलीग्राम पे, हालांकि कोई आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा। उसके अलावा मतलब अगर यूट्यूब वाले की बात कर रहे हो, तो वो जब एक बार ये प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं हर एग्ज़ाम के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाऊंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो वो सीरीज़ तो थोड़ा लेट ही आएगी, क्योंकि अभी तो प्लेलिस्ट यहीं बन रही है। 5 टॉपिक हुए हैं, छठे पे जा रहे हैं सिलॉक्स पे, 3 और है मेन के लिए, प्री के लिए, तो वो 3 तो हमें ख़त्म करने ही करना है, ठीक है। जब होंगे तो आएगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।